यह कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में कुछ बच्चे यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामवीर। रामवीर के पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बचपन से ही रामवीर पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है। रामवीर के जो टीचर होते हैं वो रामवीर के पिता से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ाओगे तो ये ज़रूर से कोई कामयाब आदमी बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो रामवीर के पिता होते हैं वो भी इस बात के लिए सहमति जताते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसे कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद भेज दिया जाता है। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक विकास नाम का लड़का भी तैयारी करता था। रामवीर पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। इधर जो विकास था वह भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, लेकिन यहाँ पर जो रामवीर होता है वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। यानी कि उसके पास अच्छे कपड़े थे, अच्छा कमरा था रहने के लिए और अच्छे से वो किताबें खरीद लिया करता था। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उधर जो विकास होता है, विकास के पास ज़्यादा अच्छी सामग्री नहीं थी। पुराने उतरे हुए कपड़े वो पहना करता और ज़्यादातर दूसरों की किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई किया करता था। अब जब रामवीर देखता है कि यह पढ़ने लिखने में अच्छा है और उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो क्लास में बड़ा ही शांत रहता और सभी से बड़ी नम्रता से बात किया करता, तो इसके बाद जो रामवीर होता है वो धीरे धीरे विकास के साथ नज़दीकियां बढ़ाने लगता है और दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं। जब वो गहरे मित्र बन जाते हैं तो रामवीर को पता चलता है कि विकास के माता पिता किसान हैं और वो यहाँ पर रहकर कोचिंग कर रहा है। साथ में उसे काम भी करना पड़ता है जिससे वो अपने रूम का किराया निकाल सके और साथ में अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। तो उसके बाद जो रामवीर होता है वो कहने लगता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मेरे रूम में रह लिया कर। मेरा काफ़ी बड़ा रूम है और वहीं पर दोनों एक साथ रह लेंगे और तेरे खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और तू पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा तो ये टेस्ट क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और इस बात के लिए जो विकास होता है वो मान जाता है और रामवीर के पास ही आकर रहने लगता है। दोनों एक ही कमरे में रहा करते और एक साथ पढ़ाई किया करते। और जो रामवीर होता है वो विकास को अब खाने के लिए पैसे नहीं देने देता। जब भी कभी राशन आया करता है उनके लिए तो वो मना कर दिया करता है। कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे पास वैसे ही काफ़ी कम पैसे हैं तो तुम आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे मेरे पास काफ़ी है। तुम मेरी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करवा देते हो तो इसके बदले मैं तेरे रहने खाने का इंतज़ाम खुद कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर अब जो आनंद होता है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर और भी ज़्यादा फोकस करने लगता है। रामवीर अपने परिवार के बारे में विकास को बताता है। इधर विकास भी अपनी फैमिली की कंडीशंस के बारे में उसे बताता है कि वो लोग भले ही किसान हैं लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि माँ की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इसी वजह से पिताजी काफ़ी कम पैसा भेज पाते थे और इसी वजह से मुझे काम करना पड़ता था। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में रामवीर आया है उसके बाद से उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है और अब वह दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। इधर जो रामवीर होता है वह भी पढ़ाई पर फोकस करता है और धीरे धीरे जब वो पहला एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी के लिए तो दोनों ही उसमें फेल हो जाते हैं, किसी का भी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इसके बाद जो विकास होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन रामवीर उसको सहारा देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, यहाँ से तेरा कुछ नहीं होगा और तू आराम से तैयारी कर। लेकिन यहाँ पर विकास के पिता को जब पता चलता है कि विकास का इस बार भी नहीं हुआ है तो वह विकास को वापस अपने घर बुलवाने लगते हैं। कहता है कि बेटा, परिवार की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जो पैसा मैं तुझको भेजा करता हूँ वो आगे से नहीं भेज पाऊँगा। इस बात को सुनकर जो विकास होता है वो बड़ा ही परेशान होता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अभी 2 अटेम्प्ट बाकी हैं तो मुझे इन 2 को और दे लेने दो, शायद हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए, क्योंकि अब तक वो प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई कर देते थे लेकिन उन दोनों दोस्तों का इंटरव्यू रह जाता था। पिता इस बात को सुनकर हामी भर लेता है और 1 साल और उसका साथ देने के लिए कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो 1 साल तक और मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भेज सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। विकास इस बात को सुनकर सहमत हो जाता है और धीरे धीरे उनका 1 साल भी बीत जाता है।
लेकिन इस बार भी वही हुआ था जो पहले होता आ रहा था। उन दोनों का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन इस बार भी वो लोग इंटरव्यू में रह गए थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो उनकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और इसी बात को देखकर दोनों दोस्त बड़े हताश और उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही ये साल ख़त्म होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो इसके बाद जो विकास होता है वो अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है कि दोस्त अब तू ही यहाँ पर रह, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 1 साल की मोहलत दी थी और अब वो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। रामवीर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी हमारे पास एक अटेम्प्ट और है, इस बार हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन विकास मना करता और कहता है कि नहीं, घर वालों ने मना कर दिया है कि अब वो मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते और मुझे उनके पास जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहती है और पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो रामवीर उससे कहता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू घर वालों से कह दे कि अब वो तेरे लिए एक भी पैसा न भेजें। यहाँ से मैं ही तुम्हारे लिए जुगाड़ कर दूंगा और तुम्हें घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो विकास होता है वो थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करता है और उसके बाद फाइनली अपने पिता के पास फ़ोन कर देता है। कहता है कि पिताजी, ये फाइनल अटेम्प्ट है और इसमें मुझे एक और कोशिश कर लेने दो। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इस बार मेरा नंबर पड़ जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, तो तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि हम तुम्हारी पढ़ाई में अब और ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। अब जो विकास है वो अपनी माँ के बारे में बताता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है और पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसे घर पर होना भी ज़रूरी है। तो पिता इस बारे में थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू एक बार और कोशिश करके देख ले। जैसे ही पिता ने हामी भरी थी, तो उसके बाद विकास के चेहरे पर अलग तरह की स्माइल आ गई थी और वह झट से अपने मित्र को गले लगा लेता है। अब इस साल की वो तैयारी करने लगते हैं और जैसे ही वो तैयारी करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। दोनों दोस्त बड़ी उम्मीदों के साथ रिजल्ट की राह देख रहे थे और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसी दौरान जो रामवीर होता है उसका पूरी तरह से हौसला टूट जाता है, क्योंकि उसका इस बार भी रह गया था और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन जैसे ही वो विकास के रिजल्ट को देखता है तो उसका दुख थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका वह मित्र, जिस मित्र के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था, उसका क्लियर हो गया था और वह कलेक्टर बन गया था। विकास भी इस बात से खुश होता है, लेकिन वह अपने दोस्त के उदास चेहरे को देखकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जो रामवीर होता है उससे कहता है कि भाई, कोई बात नहीं, तेरा हो गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम तू तो बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इसके बाद विकास रामवीर का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि भाई, किस्मत के सामने कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे ये वाली सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सरकारी नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी। तू और किसी टेस्ट की तैयारी कर, क्योंकि और भी कई सरकारी नौकरियां हैं जिनसे ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो जाती है, तो तू उनकी तैयारी कर और मेरे हिसाब से आराम से तेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद रामवीर भी अपने दोस्त की बातों को समझता है और कहता है कि हाँ भाई, तू सही कह रहा है और मुझे यही करना चाहिए। अब जो रामवीर होता वही पर रहकर तैयारी करने का फैसला करता है। विकास होता है, वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रामवीर यहाँ पर रहकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन जैसे 6 महीने होते हैं तो उसके बाद उसके पिता उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, इससे अच्छा तू यहाँ पर वापस आ जा और यहीं पर हमारे साथ रहने लग। लेकिन जो रामवीर होता है वो अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि पिताजी, मुझे तो रामवीर अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि पिताजी, मुझे तो ये सरकारी नौकरी ही लगानी है, भले ही मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा करते हुए वह अपने पिता को 1 साल तक रुकने के लिए बोल देता है, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ पर तैयारी करते हुए पूरे 1 साल पूरा होता है तो 1 साल बाद उसका पिता उसे
पूरी तरह से मना कर देता है और कह देता है कि हम अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खर्चा नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी देखभाल करनी है, और तुम्हारे ऊपर कब तक पैसे वेस्ट करेंगे। अब वो भी बड़ा हो गया है और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। रामवीर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं तो तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। रामवीर जिद्दी था और वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी, मैं ऐसे नाकाम होकर उस शहर में नहीं लौटूंगा जहाँ से मैं आया हूँ। अगर वहाँ पर मैं नाकामयाब होकर गया तो लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें बनाएंगे, और ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो कामयाब होकर ही आऊँगा, वरना मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। अब बेटा जब इस जिद्द को पकड़कर बैठता है तो पिता नाराज हो जाते हैं और कहने लगते कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया है? अगर यह चीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ से वापस आ जा, कुछ और काम देख लेना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन रामवीर उस जिद्द पर अड़ा हुआ था, और इसके बाद जो रामवीर के पिता होते हैं वो उससे कह देते हैं कि ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर ले, लेकिन हमसे कोई वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर जो रामवीर के पिता होते हैं वो उससे बात करने तक से मना कर देते हैं। लेकिन जो रामवीर होता है उसके दिल में यही था कि वो कहीं कहीं सरकारी नौकरी में ज़रूर लग जाएगा, और इसीलिए वो मेहनत करता हीराता। लेकिन स्पीड टेस्टों की तरह यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और उसकी किस्मत नहीं चमक पाती है। अब तक तो रामवीर ने जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया था, लेकिन फिलहाल वह यहाँ पर अपना गुजारा तक भी नहीं कर पा रहा था और उसके पास पूरी तरह से पैसे खत्म हो गए थे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके पास थीं उन सभी को उन्होंने बेच बेच कर अपनी तैयारी में लगा दिया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया था। वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है, और तभी अचानक से उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसको उसने कलेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया था और उसने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस दोस्त के पास जाऊं, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे और मैं किसी न किसी अच्छे काम में कामयाब हो जाऊं। ये सोचकर जो रामवीर होता है वो अपने दोस्त विकास के बारे में जानकारी निकालता है और पता करता है कि वो फ़िलहाल कहाँ पर पोस्टेड है। तो उसे पता चल जाता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में अपना पदभार संभाल रहा है और वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। इसके बाद जो रामवीर होता है अपने दोस्त विकास से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है थोड़े से पैसे लेकर, और जैसे तैसे करके अपने दोस्त विकास के ऑफिस तक पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जैसे उसकी हालत को बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो वह उसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए कलेक्टर साहब फ्री नहीं हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके बाद जो रामवीर होता है सिक्योरिटी गार्ड की बात को सुनकर उससे कहने लगता है कि देखो, जो कलेक्टर साहब हैं वो मेरे दोस्त थे, मैं और वो दोनों एक साथ ही पढ़े थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है, और शाम के वक्त जैसे ही विकास वहाँ से अपनी गाड़ी में निकलता है तो उसके बाद रामवीर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन विकास ना तो उसे देख पाता है और ना ही अपनी गाड़ी रोकता है। विकास सीधा वहाँ से निकल जाता है, और इस बात को देखकर रामवीर को लगने लगता है कि विकास अब कामयाब हो गया है तो वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। ये बात देखकर उसे बड़ा धक्का लगता है कि उसका दोस्त उसके सामने से गया है, लेकिन उसने उसे पहचाना तक भी नहीं। तो वह एकदम से वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर वहाँ पर रोने के बाद वह सोचता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना होगा, और ऐसे ही घूमते घूमते वह एक चाय की दुकान पर पहुंच जाता है जो कलेक्टर साहब के ऑफिस से महज 400 मीटर दूर थी। वहां पर जाने के बाद वो चाय वाले से कहने लगता है कि साहब, अगर आपके यहाँ पर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल रामवीर के पास एक भी रुपया नहीं था और उसके माता पिता भी उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वह सोचता कि क्यों ना यहीं पर काम करूं और यहाँ से कुछ पैसे कमा करके फिर मैं वापस चला जाऊंगा और फिर देखूंगा मुझे आगे क्या करना है। तो इसके बाद चाय वाला उससे पहले तो मना करता है,
लेकिन जब वो बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और उसे वापस जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और इसी वजह से वह काम मांग रहा है, तो उसके बाद चाय वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर तुम काम कर लो, और अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई जानकार होगा तो हम तुम्हें यहाँ से जाने भी देंगे। अब जो रामवीर होता है वह उस चाय की दुकान पर काम करने लगता है और रात के समय वहीं पर सो जाता है। लगभग 2-3 दिन लगातार उस दुकान पर काम करता है और पैसे कमाता है वापस जाने के लिए। अब जैसे ही 8 दिन उस चाय की दुकान से चाय देने के लिए और जब वहां से वापस लौट रहा था, तो उसी दौरान कलेक्टर साहब की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और कलेक्टर साहब जो विकास होते हैं, उनकी नज़र रामवीर व्यक्ति पर पड़ जाती है जो वहां से चाय लेकर जा रहा था। पहली नज़र में उसे देखने के बाद पहले तो विकास को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सच में ही रामवीर है या मेरा वहम है। इसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और अपनी खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरने लगते हैं। अब जब सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है कि कलेक्टर सब उतर रहे हैं, तो वह भी उनके साथ साथ उतरता है और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगता है। कलेक्टर साहब सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर रामवीर काम किया करता था, और जैसे ही वो रामवीर के सामने खड़े होते हैं तो एकदम से रामवीर की आंखें नम हो जाती हैं, और जैसे ही कलेक्टर साहब रामवीर की आंखों में आंसू देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं उसका दोस्त रामवीर ही है, और इसके बाद उनकी आंखें भी छलकने लगती हैं। अब वह सिक्योरिटी गार्ड जिसने उस दिन रामवीर को वहां से भगा दिया था और उसे मिलने नहीं दिया था, वह ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति को देखकर कलेक्टर साहब के आंखों में आंसू आ गए थे। तो हो ना हो, ये सच में ही उनका दोस्त था जो उनके साथ पढ़ता था, और कलेक्टर साहब भी उसे अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं। लेकिन वहीं पर उसने उससे मिलने से मना कर दिया था, तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद जो विकास होता है एकदम से रामवीर को अपने गले से लगा लेता है। वहां पर चारों तरफ जितने भी लोग थे वह ये सब कुछ देखकर हैरान थे कि कलेक्टर साहब को ऐसा क्या हो गया जो चाय बनाने वाले को अपने गले से लगा लिया है। आखिर क्या कहानी है? इसके बाद विकास रामवीर को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहां से लेकर चलता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह भी उनके पीछे पीछे गाड़ी में बैठकर जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद विकास रामवीर से कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था और मुझे एक मीटिंग में जाना था। इसके बाद इसके बाद रामवीर कहता है कि नहीं भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हारे ऑफिस पर तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर से धक्का देकर निकाल दिया था, और मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर भी इंतज़ार कर रहा था कि जब मेरा दोस्त बाहर निकलेगा तो मुझे पहचान लेगा। लेकिन तुम्हारी गाड़ी के बाहर भी मैं खड़ा रहा, लेकिन तुम्हारी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, तो मुझे लगा कि शायद अब तुम बदल गए हो और तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। इसके बाद रामवीर अपनी पूरी कहानी विकास को बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और कैसे वह अब यहाँ पर चाय की दुकान पर काम कर रहा है। विकास रामवीर की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुखी होता है और वह कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा और मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद विकास रामवीर को अपने घर ले जाता है और उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, और बातों के दौरान जो रामवीर है अपनी पूरी कहानी विकास को बता देता है और कहता है कि भाई अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो विकास कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया था। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो रामवीर कहता है कि भाई मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, ताकि मेरे माता पिता जो मुझसे बात तक भी नहीं करते हैं वो मुझ पर गर्व महसूस करें और कहे कि बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो वो कहने लगता है तो फिर तू ऐसा कर, जहाँ पर हम पढ़ा करते थे वहीं पर एक कोचिंग सेंटर खोल ले जहाँ पर तू बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा है और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके तू कई बच्चों को उनके फ्यूचर तक पहुंचा सकता है और इसी काम को करने में तेरी भलाई है। इसके बाद जो रामवीर होता है वह भी सलाह के लिए मान जाता है, और वहीं पर इलाहाबाद के अंदर जहाँ पर वो दोनों कोचिंग किया करते थे वहीं पर विकास उसके लिए एक बिल्डिंग किराए पर लेता है, जिस बिल्डिंग का पूरा खर्चा वो खुद उठाता है और रामवीर को वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है।
गरीब बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन दिया करते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाया करते हैं। रामवीर के पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं और अब रामवीर भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। जब ये बात रामवीर के माता पिता को पता चलती है तो उन लोगों को अपने बेटे पर बड़ा ही गर्व होता है कि अगर ये खुद ही बड़ा अधिकारी बन जाता तो ये अकेला ही अपने फ्यूचर को संवार सकता था। लेकिन इसने टीचर बनकर बहुत सारे गरीब बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया और लोग चारों तरफ रामवीर की वाहवाही किया करते थे। इसके बाद माता पिता भी उसके पास आते हैं और जैसे ही रामवीर अपने माता पिता को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और उनके पैर छूता है। अब रामवीर के माता पिता को भी एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी और उन्हें अपने बेटे से माफ़ी मांगनी चाहिए। रामवीर अपने माता पिता को माफ़ कर देता है और उनसे कहता है कि आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा वो सब मेरी भलाई के लिए ही था और मैं उस सब के लिए आपका आभारी हूँ। इसके बाद रामवीर अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए कहता है और वो लोग भी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं।